सेल टू सेल के साथ जितने भी रिएक्शन वगैरह होती है ना, तो ये उसकी टाइप पे, उसकी ड्यूरेशन पे और उसकी सीवियरिटी ऑफ स्ट्रेस पे। तो टाइप, स्टेट्स एंड एडाप्टेबिलिटी ऑफ सेल। देखिए कि रिवर्सिबल सेल इंजरी कौन सा इंजरी होती है, तो ये तो हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी बताया कि वो इंजरी रिवर्सिबल इंजरी होती है जो कि उस पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है और उस पे बार बार जो होती है रेडिएशन मतलब स्ट्राइक होते हैं। तो ये रेडिएशन अगर उससे हम रिमूव कर लेना और सेल जो है वो अपने हालत में दोबारा वापस आ जाए, तो उसको हम मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। ठीक है, मतलब वो दोबारा अपनी पोजीशन में थोड़ा टाइम के बाद जो है वो गेन करा ले। ठीक है, तो अ पैथोलॉजिक चेंज दैट कैन बी रिवर्स व्हेन द स्टिमुलस इज रिमूव एंड द सेलुलर इंजरी हैज़ बीन माइल्ड। देखें हमने जो बताया ये लिखा हुआ है, सेल इंजरी इज़ रिवर्सिबल ओनली अप टू सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो इसकी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट होती है कि उसके ज़्यादा जब सेल इंजरी हो जाती है तो फिर उससे अगर आप स्टिमुलस रिमूव भी कर लेना तो फिर भी वो क्या होती है, इंजर्ड होती है। समझ गए? फिर हमारे पास क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ इस्केमिया और हाइपोक्सिया दोनों कंडीशन है। एक हमारे पास हाइपोक्सिया है कि जब ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं जाती है तो उसको हाइपोक्सिया कंडीशन अकर होती है, और इस्कीमिया जब ब्लड सही तरीके से नहीं जा रहा हो एक जगह को तो उसको हम इस्कीमिया कहेंगे। उसका मेन वजह मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। इस फॉर अ शॉर्ट टाइम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब ये दोनों कंडीशन आ जाती है, द सेल कैन बी रिवर्टिंग बैक टू इट इज़ नॉर्मल कंडीशन व्हेन इट नोन एज मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी इन कोरोनरी आर्टरी जो होती है, और मायोकार्डियल की मायोकार्डियल कंट्रैक्टिबिलिटी इज़ रिवर्स इफ सर्कुलेशन इज़ क्विकली रिस्टोर। दी के ये दो एग्जांपल ये है कि कोरोनरी हार्ट अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज आ गया और फिर दोबारा जो है वो मतलब 4-5 सेकंड में वो दोबारा रिकवर हुआ तो ठीक है, लेकिन जब वो ज़्यादा कंडीशन में रह गया तो फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और ये चीज़ों में हार्ट कंडीशन चला जाते हैं। ठीक है, या अगर कंट्रैक्टिबिलिटी जो होती है कंडक्शन प्रोसेस हार्ट की होती है, अगर वो कंसिस्टेंटली इसी तरीके से होती है ना तो इसकी सर्कुलेशन फिर क्या होती है, कंप्रोमाइज़ होती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए उसकी कंट्रैक्टिबिलिटी डिस्टर्ब होगी, फिर दोबारा जो है वो अपने पाम में आ गई तो क्या कर देती है, रिवर्स हो सकती है इस सेल इंजरी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। इसी तरीके से पहले भी हमने एक ओवरव्यू आपको दिखाया था। तो नॉर्मल सेल होती है, उस पे जब इंजरी हो जाती है तो वो रिवर्सिबली पॉसिबल है कि वो रिवर्सिबल हो सके। ठीक है, लेकिन अगर उसने रिवर्सिबल होने की चांसेस इसी तरीके से है, देखें कि ये वापस भी हो सकती है। ठीक है, किस तरीके से, इसी तरीके से कि उसने किया कि स्ट्रेस को एब्जॉर्ब किया और एडाप्टेशन गेन किया और वापस नॉर्मल सेल में चला गया। ठीक है, लेकिन उस जगह पे उसने ये स्ट्रेस जो होती है, ये स्ट्रेस उसने एडॉप्ट नहीं की और ये इसी तरीके से ही स्ट्रेस को लेके इरिवर्सिबल इसीलिए इंजरी में चले जाते हैं। तो जो इरिवर्सिबल में आ जाते हैं ना, तो फिर दो कंडीशन आते हैं, एक एपोप्टोसिस आते हैं, एक नेक्रोसिस आते हैं। तो एपोप्टोसिस हमारे पास प्रोग्राम सेल डेथ होती है और नेक्रोसिस हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल जब डेथ हो जाते हैं ना तो ये कंडीशन अकर होती है और आ जाती है सेल डेथ। ठीक है, फिर हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी आती है तो सेवेयर स्टिमुलाई लीड टू नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है कि नेक्रोसिस अकर होती है। समझ गए कि सेवर स्टिमुलस लीड होती है तो नेक्रोसिस एपोप्टोसिस, ये दोनों हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसकी ये दोनों अलग है। ठीक है, फिजियोलॉजी के बेस पे ये दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है। दोनों को का मकसद टिश्यू डेथ होगी, लेकिन जो प्रोसेस है ना तो प्रोसेस उस दोनों की अलग होती है। पैथोलॉजिकल चेंज दैट
are permanent and cause cell death, they cannot be reversed to normal state। देखिए हमारे पास irreversible कंडीशन वो कंडीशन होती है कि वो परमानेंट ख़त्म हो जाती है, फिर वो अपने कंडीशन को कि नॉर्मल स्टेट में नहीं लाते। ठीक है। If the blood supply, for example, if the blood supply to the heart muscle is to cut up for 15 to 10 minutes, ठीक है, या 10 to 15 minutes, the mitochondrial cell experience injury but it can be recovered to normal function। if the blood flow is cut up for a longer period of time, the mitochondrial fiber dies या कि नेक्रोसिस हो जाती है। देखिए उसने एक बॉर्डर लाइन दिया हुआ है ना कि ये तो उसने मतलब वैसे रेशो दिखाया ना कि 10 to 15 मिनट अगर कार्डिक मसल को मतलब ब्लड वगैरह की सप्लाई नहीं हो रही ना तो ये ठीक है, वो रिकवर हो जाएंगे अगर 10 to 15 मिनट के बाद उसको ब्लड सप्लाई स्टार्ट होगी। लेकिन अगर 20-25 और ये इसी तरीके से चले गए ना तो फिर वो नेक्रोस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, मतलब इरिवर्सिबल कंडीशन में चले जाती है। तो इस डायग्राम में देखिए ये ओवरव्यू है। ठीक है। नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल की हर जो ऑर्गेनेलीज होती है उसकी जो सेल होती है मतलब फास्फोलिपिड की जो लिपिड बाई लेयर होती है इर्द गिर्द। ठीक है। तो ये हर चीज़ अपनी जगह पे सस्टेन है। ठीक है। फिर हमारे पास जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराते हैं, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प देते हैं ना। तो ये सब चीज़ें, ये दो चीज़ें मेन सेल के हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं। तो ये दोनों स्वेल हो जाती है और ये किसी वजह से स्वेल होती है। तो हमने पहले पार्ट में भी इसकी मैकेनिज़्म पढ़ा है कि सोडियम वाटर और जो कैल्शियम होती है वो अंदर चले जाते हैं और वो बाहर नहीं आती। जब वो बाहर नहीं आती तो फिर अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बाहर से अंदर जाती है इस कंडीशन में, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आती तो अंदर वो क्या हो जाती है, अकमुलेट हो जाती है। फिर हमारे पास क्या होती है, क्लम्बिंग ऑफ क्रोमेटिन क्लस्टर हो जाती है और उसमें क्लम्बिंग सा आ जाती है। क्लम्बिंग का मकसद ये है कि जो क्रोमोसोम होती है ना तो वो क्लस्टर सा बन जाती है, मतलब वो हिस्सा हिस्सा स्मॉल टुकड़ों में कन्वर्ट होना स्टार्ट करा देते हैं। तो इसमें इसके बाद रिवर्सिबल कंडीशन के बाद दो पॉसिबिलिटी है इसके, या तो ये रिकवर की साइड पे वो चले जाती है और नॉर्मल सेल दोबारा गेन करा देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसने ये अडाप्टेशन गेन नहीं की ये और ये इसी तरीके से तो ये इरिवर्सिबल में चले जाते हैं। तो जब इरिवर्सिबल में ये चीज़ चले जाते हैं ना तो उसकी जो साइटोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे तो उससे राइबोसोम क्या हो जाती है, राइबोसोम लॉस हो जाती है। देखिए ये स्मॉल डॉट अगर आपको नज़र आते हैं ना तो ये राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इस जगह पे हो अच्छी तरीके से बाउंड था। लेकिन जब वो इरिवर्सिबल कंडीशन में स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर ये राइबोसोम उससे अलग हो जाती है और जब अलग हो जाती है ना तो फिर ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करा देते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस कंडेंस होती है, शॉर्टनिंग होती है। ठीक है। और उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, एमॉर्फस डेंस हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और माइलिक जो होती है मतलब माइलिन जो स्पेंडल फाइबर होती है ना तो वो क्या हो जाती है, वो भी ख़राब हो जाती है, लाइसोसोम रप्चर हो जाती है। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो हमने नेम ली ना तो ये आपने याद रखना है कि ये आपको एमसीक्यूज़ में दिया हुआ है कि लॉस ऑफ राइबोसोम टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम रप्चर मेम्ब्रेन बल्ब सा शेप। ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो याद रखें कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्रोसिस में वो चला जाते हैं और नेक्रोसिस में क्या होती है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है और जितने भी ऑर्गेनेलीज वगैरह है वो उससे लॉस होती है। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या कि ओवरव्यू ऑफ सेल इंजरी की, किसी तरीके से वो
और अपनी कंडीशन में आते हैं या नहीं आते। फिर हम पढ़ेंगे क्या कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। ठीक है, तो नेक्रोसिस होती है, तो नेक्रोसिस और ये एपेक्टोसिस, फिर नेक्रोसिस की फर्दर डिवीज़न है, अपने क्लासेस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पेपर के लिए तमाम के तमाम जितने भी एमसीक्यूज़ रहते हैं ना, तो ये इस नेक्रोसिस की टाइप से लेते हैं, जो लिक्विफिकेटिव होती है, कोगुलेटिव होती है, फाइब्रोनाइड होती है। ठीक है, तो ये सब एमसीक्यूज़ इससे लेते हैं। ठीक है, गैंग्रीनियस होती है, 6 टाइप्स हैं, बाद में इंशाल्लाह एक पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से। तो डिफिनेशन यही है नेक्रोसिस की, द डेथ ऑफ लिविंग सेल और टिश्यू कॉल्ड द नेक्रोसिस। देखिए हमारे पास जब सेल की डेथ हो जाती है ना, लिविंग सेल और टिश्यू ये डेथ होती है, तो उसको हम नेक्रोसिस कहेंगे। द टर्म नेक्रोसिस वाज फर्स्ट यूज बाय मॉर्फोलॉजिस्ट रेफर टू अ सीरीज ऑफ चेंज दैट अकम्पनी सेल डेथ। देखिए उसने पहले जो ये यूज़ किया था, तो वो मॉर्फोलॉजिस्ट था, शेप बनाने वाले या शेप को रेफर करने वाले जो साइंटिस्ट थे ना, तो मॉर्फोलॉजिस्ट ने ये बताया कि जो सेल डेथ होती है ना, तो ये हमारे पास नेक्रोसिस की तरह होती है, मतलब नेक्रोस कि उसकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी और इंटीग्रिटी होती है ना, तो वो लॉस हो जाती है, लार्जली रिजल्टिंग फ्रॉम द डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन लीथली इंजर्ड सेल। नेक्रोटिक सेल्स आर अनेबल टू मेंटेन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ठीक है, तो नेक्रोटिक सेल्स ये अपने आप को अनेबल, मतलब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कराते। नेक्रोटिक सेल्स क्या होते हैं कि मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है वो मेंटेन नहीं कराते। और इसी तरीके से एंड देयर कंटेंट ऑफ्टन लीक आउट, और इससे ये जो कंटेंट था, हमने पहले स्क्रीन में आपको दिखाया कि जो इंटरनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड थे, ये सब उससे लीक हो जाती है। द एंजाइम रिवर्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ द सेल्स आर ड्राइव्स इधर फ्रॉम ऑफ द लाइसोसोम ऑफ द डाइंग सेल themselves are from the lysosome of leukocytes that are excited as a part of inflammatory reaction to dead cell। देखिए फिर वो खुद इसके अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम था, जो कि पैगोसाइटिक एक्टिविटी में हेल्प देता था। पैगोसाइटिक एक्टिविटी जो बाहर से कोई भी मतलब एंटीजन वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो खेल करा देते हैं, तो ये खुद ऑटो इम्यूनियम डिजीज़ स्टार्ट करा देते, मतलब वो अपने सेल्स को किल करना स्टार्ट करा देते हैं ये लाइसोसोम। ठीक है, फिर काजेज ऑफ सेल नेक्रोसिस क्या हो जाती है कि वो किस वजह से जो है वो इसी तरीके से मतलब परमेबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, इंटीग्रिटी भी ख़त्म हो जाती है, और जितने भी इंटरनल कंटेंट थे वो हर जो तमाम की तमाम वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो काज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सेल डेथ आर वायरस, इस्कीमिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी, आयनाइज्ड रेडिएशन। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखे कि ये सब याद रखे। ठीक है, कि मोस्ट कॉमन जो है इस्कीमिया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, हाइपर सेंसिटिविटी और आयनाइजेशन रेडिएशन। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजिक चेंज नेक्रोसिस में क्या आते हैं, जब नेक्रोसिस अकर होते हैं ना, तो उसमें उसकी शेप्स में कौन कौन से चेंजेस आ जाती है। देखें, द चेंज डज नॉट अपेयर इन द affected cell by light microscope before 2 to 6 hours according to the types of affected tissue। देखिए उसकी चेंज जो होती है ना, वो अपेयर नहीं होती, ठीक है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है बिफोर, तो जब माइक्रोस्कोप पर हम देखते हैं ना, तो ये 2 to 8 आवर्स लेते हैं। ठीक है, जो अफेक्टेड टिश्यू होते हैं उसकी टाइप्स को मालूम करने या इसी तरीके से। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो ये यही है कि टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, ये आपने ज़रूर ऐसे याद करने की रट लगाना है। ठीक है, कि आपसे कोई ये MCQ वगैरह मिस ना हो जाए। ठीक है, तो
तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारे पास लिक्विड कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस वर्ड से जाहिर है कि इज़ द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंटल सेल डेथ टिपिकली काज बाय द इस्कीमिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले MCQ ये आपने आप साथ लिख लें कि इस्कीमिया की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस अगर होते हैं। ठीक है, इस्केमिक नेक्रोसिस भी उसको दूसरा नाम कहते हैं और इन्फेक्शन नेक्रोसिस भी उसको नाम देते हैं। ठीक है, कि जब ब्लड की मतलब सर्कुलेशन उस जगह तक नहीं पहुंचती तो फिर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, क्लॉट सा बन जाती है। ठीक है, It is characterized by the glossy dead appearance of this of cell and underlying microscope and affected area tissue। देखे दूसरी नंबर MCQ यही है कि ग्लोसी, और ये लिख लें कि ग्लोसी एंड डेड अपीयरेंस जो होती है वो कौन से नेक्रोसिस के टाइप्स में होती है। तो ये हमारे पास ने कोगुलेटिव नेक्रोसिस में होती है, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियाई डिसअफेयर होते हैं बट सेल अफेयर नॉर्मल। तो सेल नॉर्मल अफेयर होती है लेकिन उसकी जो न्यूक्लियाई होती है वो डिसअफेयर हो जाती है। ठीक है, माइटोकार्डियल इन्फेक्शन ड्यू टू हाइपोक्सिया ये इसके एग्जांपल है। द आर्गन कॉमनली, ये आर्गन आपने अच्छी तरीके से जहन में रखना है कि हार्ट, किडनी और स्प्लीन, और उसमें लेवर भी आते हैं। ठीक है, ब्रेन उसमें नहीं आते। ठीक है, ब्रेन नहीं आते हैं। आपको ये पोर दिया हुआ है और एक ब्रेन दिया हुआ है, और आपसे बता दें कि कौन कौन जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोगुलेटिव नेक्रोसिस बट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट लिया तो ये तीनों तो है कोगुलेटिव के, लेकिन ब्रेन नहीं है, तो आपने ब्रेन को टिक मारना है। ठीक है, तो फिर दूसरी नंबर जो है हमारे पास लिक्विफिकेटिव होती है। तो लिक्विफिकेटिव में हमारे पास क्या होते हैं कि इट इज़ द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस दैट अकर ड्यू टू ऑटोलिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट प्रोटीन्स ऑफ सेल इनटू लिक्विड। तो प्रोटीन जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ना, तो ये हमारे पास लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस होती है, समझ गए। नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर डिसअफेयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और उसकी एग्जांपल इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन आपने याद रखना है, वाहिद लिक्विफिकेटिव जो होती है ये ब्रेन में ज़्यादा होती है। ठीक है, इम्प्लेमेशन इन पस फॉर्मेशन इज़ आल्सो प्रेजेंट। तो पस फॉर्मेशन की वजह से या कोई भी इम्प्लेमेशन वगैरह ये कंडीशन हो सकती है लिक्विफिकेटिव में, तो ये लाजमी आपने याद रखना है। ठीक है, ब्रेन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि केसियस नेक्रोसिस है। तो केसियस नेक्रोसिस चीज़ी नेक्रोसिस, तो आपसे क्वेश्चन करा दे सकते हैं कि चीज़ी नेक्रोसिस जो है वो कौन से नेक्रोसिस है। तो केसियस नेक्रोसिस नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर गोन बट ग्लैंडुलर मटेरियल रिमेन। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल मटेरियल होते हैं ना, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ग्लैंडुलर सेल होती है तो वो रिमेन होती है। ठीक है, एग्जांपल उसकी मेन जो एग्जांपल है वो हमारे पास लंग्स होती है, पल्मोनरी टीबी। ठीक है, जब पर्सन को पल्मोनरी टीबी हो जाती है ना, ये लंग्स है, तो उसमें ये रीजन जो है वो वाइट सा कलर होती है। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव एंड लिक्विफिकेटिव। तो ये MCQs भी अपने साथ लिख ले कि कोगुलेटिव और लिक्विफिकेटिव कम्बिनेशन ये किस नेक्रोसिस के होती है। तो केसियस नेक्रोसिस, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट ड्राई चीज़ी नेक्रोटिक्स लाइक कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, इसको देखो, ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस की तरह होती है कि ब्लड वगैरह की सप्लाई उसको स्टॉप हुआ हो। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सेल टाइप ऑफ टिश्यू डेट इन विच आर ऑल सेलुलर आउटलाइन इज लॉस्ट। तो ये आपने याद रखना है कि वो हमारे पास ये कंडीशन जो मतलब जो केसियस नेक्रोसिस का है, तो ये हमारे पास केसियस नेक्रोसिस का है कि सब के सब जो सेलुलर कंटेंट होती है वो उससे लास्ट होती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि टीबी लंग्स जो होती है, जब लंग्स में टीबी होती है ना, तो एरिया ऑफ द केसियस नेक्रोसिस एरिया येलोइश वाइट एंड चीज़ी अनप्लीजेंस। ठीक है, इसने बताया कि अनप्लीजेंस होती है।
तो लंग्स में ये होती है, ठीक है। तो ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंस है। फिर पेट नेक्रोसिस होती है। तो पेट नेक्रोसिस हमारे पास इट इज़ नेक्रोसिस ऑफ एडोपस टिश्यू इंक्लूडिंग 2 टाइप्स। देखिए हमारे पास पेट नेक्रोसिस की जो होती है वो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक ट्रामेटिक नेक्रोसिस होती है, एक एंजाइमेटिक नेक्रोसिस होती है, ठीक है। तो काज बाय ट्रामा टू एडोपस टिश्यू, ब्रेस्ट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। तो ब्रेस्ट और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है कि ट्रामेटिक इंजरी का होता है और वो हमारे पास पेट का होता है, ठीक है। और जो एंजाइमेटिक होते हैं तो विच अकर इन केस ऑफ एक्यूट हेमरेजिक पेंक्रेटाइटिस का होता है, ठीक है, पेट नेक्रोसिस का, ठीक है। तो ये भी MCQs के लिए याद रखें कि एंजाइमेटिक पेंक्रेटाइटिस में होती है और जो ट्रामेटिक होती है वो हमारे पास ब्रेस्ट और सबक्यूटेनियस टिश्यू में होती है, ठीक है। पेट नेक्रोसिस, obstruction of the pancreatic ducts lead to release of lipase which split the pet cells of the omentum into fatty acid combined with calcium giving chalky white calcium की calcification। देखें कि क्या होती है, नॉर्मली बाइल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और ये लाइफेज एंजाइम भी प्रोड्यूस होती है पेंक्रियाज से और ये आ जाती है और जो पेट्स की मतलब जो हम लिपिड लेते हैं इनटेक करते हैं तो वो लिपिड उस क्या करा देते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक फैटी एसिड को, ठीक है। तो ये फैटी एसिड वगैरह ये चीज़ें जो है वो मतलब कैल्शियम के साथ मिल जाती है और वाइट सा कैल्सिफिकेशन। तो याद रखें कि कंबाइन कैल्शियम गिविंग चान की वाइट उसको हम क्या कहेंगे, कैल्सिफिकेशन। ये MCQs भी आ सकती है, ठीक है। पेट नेक्रोसिस एक्यूट पेंक्रेटाइटिक लिपिड ब्रेकडाउन। फिर फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस होती है। तो फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस हमारे पास क्या है कि this is characterized by swelling, disintegration, increased eosinophilia of collagen fiber and accumulation of mucoprotein, mucopolysaccharides and fibrin due to vascular exudation of fibrinogen at the site of lesion। देखें कि फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस ये तो सबसे पहले ब्लड वेसल की नेक्रोसिस मतलब होती है, ठीक है, उसको हम फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस कहेंगे। लेकिन जब उसमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, पर उसकी जो मतलब कोलाजन फाइबर होती है ना, तो वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सुडेट फार्मेशन हो जाती है। एक्सुडेट क्या है कि ज़्यादा कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन जब अकमुलेट हो जाते हैं और वो इंटस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं ना, तो उसको हम एक्सुडेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होती है वो कौन से नेक्रोसिस में होती है, तो हमारे पास फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस में होती है। अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड कम्प्लेक्स शुगर पॉलीसैकेराइड, ठीक है, तो इसको हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। तो कोलेजन डिजीज़, कोलेजन मतलब डिजीज़ अकर होती है रोमाटाइड फीवर, रोमाटाइड या इसी तरीके से लूपस एरिथ्रोमाटोपस एंड पायरो आर्टियोसिस नोडोसा। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, कोलेजन डिजीज़ में। और इसी तरह से इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड मैलिग्नेंस हाइपरटेंशन, ठीक है। लेकिन आपने इसमें याद रखना है किस चीज़, फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस हमारे पास ब्लड वेसल की नेक्रोसिस होती है, बस ये याद रखिए, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंस है। फिर हमारे पास आते हैं गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। तो गैंग्रीनियस नेक्रोसिस इज द टिश्यू डिस्ट्रक्शन नेक्रोस रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। जब एक रीजन को पार्शियल या टोटल सप्लाई ब्लड की ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर उसको गैंग्रीनियस नेक्रोसिस अकर होती है, ठीक है। काजेज़ उसकी क्या है कि बैक्टीरिया, याद रखें कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होती है ना, गैसेस अकर इन कंटेमिनेंट वाउंड वार बैक्टीरिया गैंग्रीनियस गैंग्रीन ऑफ स्क्रूटम ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ जब ब्लड हो जाती है ना, तो इससे कौन सा नेक्रोसिस, तो गैंग्रीनियस। फिर उसके
एक मेन जो काज है वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम गैसियस बैक्टीरिया है, लेकिन ये भी स्पेसिफिक किस बैक्टीरिया के है, ये हमारे पास गैस बैक्टीरिया, गैस जो गैंग्रीनस होते हैं ना तो उसमें है। इसके फिर फर्दर टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं, एक वेट गैंग्रीनियस है, एक ड्राई गैंग्रीनियस है और एक गैस गैंग्रीनियस है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास वेट है जो ऊपर वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि वेट है, और ये हमारे पास क्या है एक ड्राई है, और ये हमारे पास गैसेस है, तो फिर बाद में पढ़ेंगे। देखिए वेट जो गैंग्रीन होते हैं ना तो डायबिटिक फूड ये इसी तरीके से आते हैं कि डायबिटिक फूड और बेड सोर्स ये किस गैंग्रीनस के वजह से होती है। तो ये वेट गैंग्रीन मीन जो खुश गैंग्रीन होती है ना तो उसकी वजह से जो पर्सन डायबिटिक होती है, मतलब शुगर की लेवल वगैरह ये इसके मसला होते हैं ना, तो हाई शुगर कंटेंट इन द नेक्रोस टिश्यू विच फेवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए शुगर बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर बैक्टीरिया जिस पर्सन को डायबिटीज़ होती है ना तो डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगती है और उसको ख़राब करा देती है। और इसी तरह से बेड सोर्स होती है, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है बेड रेडन हो तो बेड रेडन पेशेंट ड्यू टू प्रेशर ऑन साइट लाइक द स्क्रूटम्स बकट्स एंड हील्स। ठीक है, तो ये जिस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहेगा बेड के साथ, तो उसको ये सोर्स अल्सर वगैरह लग सकते हैं। तो ये वेट गैंग्रीन के टाइप से। ठीक है, और ये वेट के हैं। ठीक है, वेट गैंग्रीन इंटेस्टाइन में भी होती है, ये गैस गैंग्रीन है। ठीक है, देखें एक गैस गैंग्रीन होती है। फिर लोकल इफ़ेक्ट होती है हमारे पास क्या कि लोकल इफ़ेक्ट ऑफ नेक्रोसिस होती है ना, तो अ स्मॉल एरिया अंडरगोज रेफेयर the product of the necrotic cells irritate the surrounding tissue forming a zone of inflammation। ठीक है, तो ये उसकी इफ़ेक्ट क्या किया होती है जब नेक्रोसिस हो जाती है। तो सबसे पहले जो इर्द गिर्द के साथ सराउंडिंग में टिश्यू होती है वो इम्प्लेम हो जाती है। दूसरी द अकमुलेशन ऑफ नेट्रोपेल इन द जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन सॉफ्टन्स द नेक्रोटिक जो टिश्यू and make it is removal by macrophage and bloodstream easy and help the process of healing। ठीक है, तो उस जगह पे ज़्यादा न्यूट्रोपिल आ जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाती है कि ये इस जगह सॉफ्टन हो जाती है। ठीक है, और ये होती है कि रिमूवल बाय मैक्रोपेजेस और ब्लड स्ट्रीम दैट हेल्प प्रोसेस हीलिंग। तो मैक्रोपेज आ जाते हैं और उस जो नेक्रोटिक टिश्यू होती है वो नेक्रोटिक टिश्यू वो क्या करा देते हैं, उस जगह से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और हीलिंग प्रोसेस को करा देते हैं। ठीक है, repair by regeneration and fibrosis depend upon the types of cells affected, liable stable cells या परमानेंट सेल जो होती है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के सेल्स होती है, एक हमारे पास स्टेबल सेल होती है, एक लाइबल सेल होती है। तो लाइबल सेल वो सेल होती है जो कि कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, लगे एग्जांपल ले ले तो एपिथेलियम स्किन की जो लेयर होती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली क्या होती है, ये मतलब श्रेड होती है और उसमें इनसाइड पे जो इनर एपिडर्मस लेयर होती है उसमें ग्रोथ होती है और बाहर की जो एपिथेलियम है वो रिमूव होती है। ठीक है, तो ये लाइबल सेल है। और स्टेबल सेल एग्जांपल हमारे पास लेवर के है, तो लेवर सेल जब खंड हो जाती है ना तो फिर वो दोबारा अपने आप को रिकवर करा देती है, तो स्टेबल सेल है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं सेल की रिजनरेशन की पेस पे कि किस जगह पे अगर नेक्रोसिस हुआ है तो वो दोबारा रिपेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, if the necrosis area is wide, it is be removed and a fibrous capsule
form around it is around to separate it from the living tissue area of necrosis. Softening in the brain become surrounded by proliferative neuroglia and gliosis. ठीक है, तो ये होती है कि नेक्रोटेड एरिया जो होती है इसकी, तो उसकी सराउंड में तो और जो मतलब न्यूरोग्लिया वगैरह होती है ना, तो वो भी अपने साथ जो है ख़राब कराने की मतलब चांसेस होती है। ठीक है, सॉफ्टन बनाती है। फिर क्या होता है कि ओल्ड अनएब्जॉर्ब केसियस या केसियस लीजन्स and fat necrosis usually become heavily calcified. Dystrophic calcification, accumulation of calcium salt. ठीक है, तो ये जो केसिस होती है और फैट नेक्रोसिस होती है, तो उसमें ज़्यादातर जो होती है कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। तो इस कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से वो एरिया ज़्यादा कैल्सिफिकेशन होती है और ख़राब हो जाती है। किसकी वजह से? ज़्यादा कैल्शियम अकमुलेशन की वजह, साल्ट अकमुलेशन की वजह से। When the necrotic tissue is infected with purulent organism, मतलब गैंग्रीन्स। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म, ऐसे ऑर्गेनिज़म भी होती है जो कि उस पर क्या कर देते, अफेक्टेड करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैंग्रीन में जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया था ना, तो ये ये ऑर्गेनिज़म है, उसकी वजह से ये नेक्रोसिस अकर होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि ये आते हैं जनरल इफेक्ट होती है कि रिलीज ऑफ एंजाइम फ्रॉम द ब्रेक डाउन टिश्यू इनटू द ब्लड फॉर्म इन द बायसेस ऑफ क्लिनिकल साइट्स या टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमाइनेज एंड टू माइटोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन एंड लिवर नेक्रोसिस एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट पर हम करवाते हैं। ठीक है, जिस जगह पे ब्रेकडाउन हुआ है टिश्यू से, तो बायोप्सी लेते हैं और लैब में चले जाते हैं और लैब में देखते हैं कि उसमें कौन कौन से मतलब लिवर का मसला है या और एंजाइम या माइटोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बेरोवलिन वगैरह ये चीज़ें देखते हैं, जो लिवर की एंजाइम हैं। ठीक है, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, ये एंजाइम मुख्तलिफ़ किस्म देखते हैं। अगर उसकी मकदार ज़्यादा होगी तो फिर डायरेक्टली हमें पता चलता है कि ये लिवर की वजह से हुए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डेड प्रोडक्ट इनटू द सर्कुलेशन लीडिंग टू ल्यूकोसाइटोसिस एंड फीवर। देखिए, जो एब्जॉर्ब डेड प्रोडक्ट होती है ना, तो वो सर्कुलेशन में हो जाती है। तो सर्कुलेशन में जब आ जाती है ना, तो उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल की मकदार ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये डेड टिश्यू को फिर ख़त्म भी करवाना है ना, तो उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाती है और प्योर आ जाती है इंसान को। ये जो एलानिन ट्रांसअमाइनेज ALT is the transaminase enzyme. It is also called the serum glutamate pyruvic transfer amynase and alanine amino transferase। ये सब एंजाइम लेवर से प्रोड्यूस होते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो एलानिन क्या है कि एलानिन ट्रांसअमाइनेज जो होती है इज़ फाउंड द सीरम in various bodily tissue but also most commonly associated with the liver। ठीक है, तो हमने पहले बताया कि लिवर से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है और ब्लड के टिश्यू में ये नॉर्मली कम मकदार में होते हैं, लेकिन जब वो लिवर की कुछ मसला आ जाते हैं ना, तो फिर वो सीरम में बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें डायरेक्टली पता चलता है कि कोई लिवर की मसला है। इट कैटेगराइज lies accumulation of chemical reaction the two parts of alanine cycle। ठीक है, तो फिर उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की सेल साइकिल की होती है। तो फिर ये लास्ट है, तो सेलुलर डेथ होती है, नेक्रोसिस, लोकल सेल डेथ बाय ऑटो डाइजेशन। सम ऑफ द सेलुलर चेंज आफ्टर लोकल सेल डेथ एंड द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ऑटो डाइजेशन, ऑटोलाइसिस एंडिंग ऑफ डेड सेल्स बाय ओन एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या होती है कि नेक्रोसिस एक जगह पे जब होती है ना, तो फिर उस जगह के ख़ुद जो सेल्स होती है वो खाना स्टार्ट करा देते हैं, मीन ऑटोलाइसिस स्टार्ट करा देते हैं। अपनी ख़ुद की जो सेल्स होती है वो उस एंजाइम की वजह से डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। और उस प्रोसेस कैसे होते हैं, ये 3 प्रोसेस हैं। ये MCQs के लिए 3 के 3 याद रखना है। ठीक है,
तो ऑटोलाइसिस की एंडिंग में हमारे पास क्या होते हैं कि सेल डेथ होती है। तो सबसे पहले करियालिसिस हो, तो करियालिसिस याद रखें कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डिसोल्यूशन एंड क्रोमेटिन लाइसिस। तो करियालिसिस में क्रोमेटिन की लाइसिस होती है और डिस्टिंक्शन मतलब उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो स्मॉल क्या होती है कि ये डिसॉल्व होती है, वो डिसअपेयर होती है, अपनी नॉर्मल शेप वो क्या कि लॉस हो जाती है। तो करियालिसिस भी इसी तरीके से याद रखें कि क्रोमेटिन लाइसिस होती है। फिर फेक्नोसिस होती है। तो फेक्नोसिस हमारे पास श्रिंकिंग क्लम्बिंग ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस श्रिंक हो जाती है, स्मॉल हो जाती है और क्लम्ब हो जाती है, मीन उसकी जो साइड पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा मतलब पेचिस सा निकला हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो इसकी ये इसी तरीके से स्मॉल जो है क्लम्बिंग आ जाती है, ठीक है। फिर कैरियोक्सिस, ठीक है। तो कैरियोक्सिस जो होती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सेलुलर डेथ होती है और ये 3 प्रोसेस है। तो करियोलिसिस ये होती है कि क्रोमेटिन लाइसिस होती है, फिर पेक्नोसिस श्रिंकिंग एंड क्लबिंग ऑफ द न्यूक्लियस होती है और करियोक्सिस जो होती है हमारे पास क्या होते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेल्स होती है, ठीक है, न्यूक्लियस होती है। तो ये था हमारे पास सेलुलर इंजरी के टॉपिक्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में भी 3rd नंबर पार्ट हम अपलोड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसमें एपोप्टोसिस भी डिस्कस हुआ होते हैं, ठीक है। तो आप अगर कम्युनिटी लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।